फोर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीट के एक नए टॉपिक सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। रीट में पहली बार ये इंक्लूड हुआ है मेंस के लिए और उसका डिस्कशन हम कर भी चुके हैं और उसका जो मेंस का सिलेबस है उसका डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं, जिससे आपको टॉपिक्स की समझ मिले और आपको ये भी पता चले कहाँ से किस तरह से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरह से क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। तो आज मैं आपको बिना टाइम गंवाए शुरू करता हूँ सूचना प्रौद्योगिकी और उसके आधार। देखिए, जो पहला ही टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित, जो पहला टॉपिक रीट मेंस सिलेबस में दे रखा है वो है सूचना प्रौद्योगिकी का आधार। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है: सूचना प्रौद्योगिकी और संचार। इसको बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं आईसीटी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं आईसीटी या हिंदी में लिख दिया आईसीटी, तो इसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। और यही इसका आधार है: पहला इंफॉर्मेशन यानी सूचना, दूसरा कम्युनिकेशन यानी संचार और तीसरा टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी ये तीन आधार है और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस चीज़ को सूचना बोलते हैं, किस चीज़ को टेक्नोलॉजी और किस चीज़ को संचार, ताकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो सकता है कि आपको सुनने में अभी सब एक जैसा लग रहा हो बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, फिर कन्फ्यूजन आता है, अच्छा इसका मतलब ए ऑप्शन भी तो सही नहीं है, कहीं बी ऑप्शन भी तो सही नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ आपको 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन करने के लिए, तो ये कन्फ्यूजन के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए एग्जाम में तो समझिए आपका एक क्वेश्चन और गया। तो आईसीटी ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तीन शब्दों के बुनियादी शब्दों का संक्षिप्त रूप है: सूचना, इन्फॉर्मेशन, संचार, कम्युनिकेशन, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। अब देख लेते हैं कि सूचना किसे कहते हैं। पहले हम सबसे बात करें सूचना। सूचना मतलब कोई भी डेटा, कोई प्रदत्त शब्द है वो सूचना के लिए है, डेटा के लिए है। तो ये चीज़ें, आंकड़ों को सार्थक रूप से प्रस्तुत करना सूचना कहलाता है। कुछ भी चीज़, इसमें वैसे आंकड़े शब्द है लेकिन कुछ भी चीज़, मान लीजिए आप किसी मॉन्यूमेंट में देखने गए, कोई म्यूजियम कुछ देखने गए, या आप किसी पहाड़ी पे गए, वहाँ पर कुछ देखा, आपने फ़ोटो खींच लिया, वो भी एक तरह की सूचना है। आपने उस सूचना को अपने व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए, किसी के जरिए अपने दोस्तों को भेजा या फेसबुक पे आपने लाइव चला दिया, वो संचार है। और आपने इस संचार के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, यानी फ़ोटो खींचने के लिए आपने जैसे कैमरे का इस्तेमाल किया, सूचना भेजने के लिए आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, देखने के लिए आपने लैपटॉप का, मोबाइल का या टीवी का इस्तेमाल किया, तो वो डिवाइसेस क्या हैं? ये टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं। इनको और आगे हम समझेंगे। संचार शब्द से तात्पर्य बोलकर जानकारी देना या आदान प्रदान करना। ऐतिहासिक टर्म में देखें तो पहले जो जानकारी देने के दो ही तरीके थे, या तो आप लिख के लेटर पे लिखा के भेज दीजिए या बोलकर बता दीजिए। आदमी सामने खड़ा है तो बोलकर बता देगा या लिख के भेज देगा। और तीसरा सिंबल भी था कि मान लीजिए आप इशारों का जो इस्तेमाल करते हैं वो भी एक कम्युनिकेशन ही कहलाता है। आज के संदर्भ में जरूर कम्युनिकेशन, जब आईसीटी की हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में और भी कई चीज़ें इंक्लूड हैं, लेकिन ट्रेडिशनली 2-3 चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं: लिखना, बोलना और इशारों का। लेकिन अब संचार के माध्यम और भी ज़्यादा हो गए हैं। अब आप मोबाइल के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। अगर आपको बेंगलोर इन्फॉर्मेशन भेजनी हो तो पुराने जो माध्यम था उसमें से लिख कर ही आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब आप मोबाइल की मदद से और सैटेलाइट सिस्टम की मदद से अब बोलकर भी वो इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। इनफैक्ट बोलकर क्या, सामने वीडियो खड़े होकर भी बात कर सकते हैं। अगर मेटा डाटा, इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, मेटा डाटा की हम बात करें, मेटा जो है फेसबुक का नया नाम है मेटा, ये सवाल पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो उसमें तो ऐसा कर दिया गया है कि आप कहीं पे जैसे बेंगलुरु आपको देखना है तो आपको वो पिक्चर्स या वीडियो में देखने की जरूरत नहीं है, आपको एक तरीके से डिवाइस की मदद से ऐसा फील कराया जाएगा कि आप बेंगलोर में ही खड़े देगी, उसके हवा का असर दिखाई देगा और भी कई चीज़ें जो है वो दिखाई या महसूस होंगी। आप बिल्कुल एक 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। ये नहीं कि आप जो कंप्यूटर पर सामने दिख रहे हैं वो, अगर आप अपनी गर्दन घुमाएंगे तो आपकी साइड में क्या हो रहा है वो भी आप देख सकेंगे, लेकिन सब कुछ वर्चुअली। तो संचार शब्द से तात्पर्य कोई भी इन्फॉर्मेशन, इसको जो कम्युनिकेशन होता है यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास भेजना या एक माध्यम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजना, ये सब कुछ संचार ही कहलाता है। जैसे आपने अपने दोस्त के मोबाइल पर व्हाट्सएप पे अगर मान लीजिए आपने तस्वीर भेज दी तो ये भी संचार ही है, भले ही उसने अभी देखी हो या ना देखी हो। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी भावनाओं, विचारों किसी भी मौखिक और गैर मौखिक माध्यम से व्यक्त करने के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी संचार शब्द का, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मौखिक और गैर मौखिक क्या होता है, मौखिक तो आपने बोल के बोल दिया,
जो मैं आपसे जैसे कुछ भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ इस वक्त, तो ये क्या है, मौखिक संचार है। गैर मौखिक आपसे जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो कर्सर में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना है, ये गैर मौखिक है। तो ये सब चीज़ें संचार का ही एक माध्यम है, और इन पे आप बिल्कुल क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। 2-3 बार वीडियो देखेंगे, और आप हमारे ये जो नोट्स में आपको इस वीडियो में अवेलेबल करा रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है आप हर वक्त वीडियो ना देख पाए, तो किताब में से आप देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ड्स होंगे वो सब आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। किसी भी संचार यानी कम्युनिकेशन में 4 आवश्यक तत्व होते हैं। प्रेषक, जो कि इन्फॉर्मेशन बनाता है या भेजता है। संदेश, जो सूचना होती है उसको संदेश बोलते हैं। माध्यम, किस माध्यम से भेजा जा रहा है। और रिसीवर, जैसे आप, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या प्रेषक कौन है, मैं हूँ। अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और आपने फ़ोन लगाया, तो आप प्रेषक कौन है, आप हो। मान लीजिए आप मुझसे कोई कमेंट में कुछ पूछते हैं, तो प्रेषक उस स्थिति में कौन होगा, आप होंगे प्रेषक। तो ये अलग अलग स्थितियाँ, इनको आप समझ लीजिएगा। संदेश, जो मैं अभी बोलकर आपको बता रहा हूँ वो संदेश है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी बात कहते हैं, तो कमेंट जो है वो संदेश है। माध्यम क्या है, माध्यम इस वक्त मेरे लिए लैपटॉप है, आपके लिए हो सकता है मोबाइल हो। और अगर हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, तो उस वक्त जो वो ऐप जो होगा, टेलीग्राम ऐप या व्हाट्सएप ऐप, वो भी एक माध्यम ही होगा। आप यूँ समझिए कि मोबाइल एक माध्यम के अंदर एक माध्यम है। और रिसीवर, जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, चाहे मैं, आप, कोई भी, या कोई और व्यक्ति तीसरा, तो वो सब रिसीवर होते हैं। खास बात ये, कम्युनिकेशन में चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनका सीक्वेंस भी यही है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि 4 आवश्यक तत्वों को क्रम में लगाइए। पहले संदेश बोल दे, दूसरा प्रेषक बोल दे, तीसरा माध्यम, चौथा रिसीवर, है ना। और मान लीजिए माध्यम पहले दे दे या रिसीवर पहले दे दे, तो आपको एक क्रम याद होना चाहिए। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, क्योंकि ये सब चीज़ तो सभी बता देंगे चारों, लेकिन इसका क्रम भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि संचार के लिए ये क्रम ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्रम में थोड़ी भी गड़बड़ी होगी, तो संचार जो होगा यानी कम्युनिकेशन जो होगा वो सही नहीं बैठेगा। मान लीजिए प्रेषक गायब है और सीधे एक वीडियो अपलोड कर दे और कुछ भी बोले नहीं, तो आपको क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। जब सभी 4 तत्व एक दूसरे का अनुक्रम, प्रासंगिकता, उपयुक्तता इत्यादि के अनुसार समन्वित होंगे, तभी संचार प्रभावी होता है। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, अनुक्रम, तो जैसे आप समझ गए, अनुक्रम यही है, प्रेषक, संदेश, माध्यम, रिसीवर। ठीक इसी सीरियल ऑर्डर में रहनी चाहिए, पहला प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा रिसीवर। प्रासंगिकता, अब वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखिए व्हाट्सएप में आप बहुत सारे ग्रुप से जुड़े होंगे, लेकिन सारे व्हाट्सएप ग्रुप आप देखते हैं, कभी नहीं देखते, क्योंकि वो आपके लिए प्रासंगिक नहीं है। कई तो लोग बहुत परेशान रहते हैं कि उसमें उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ये सुबह सुबह ये गुड मॉर्निंग के वीडियोस, फोटोज़ वगैरह भेजता रहता है, तो काफ़ी लोगों को इरिटेशन होती है कि बोले यार हमारा मोबाइल ही भर जाता है इन चीज़ों से। लेकिन खैर उनको मना नहीं कर सकते, और अच्छा भी नहीं लगता, हमें ज़रूर इसका रिप्लाई करना चाहिए। लेकिन कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, कई लोग इस चीज़ की कंप्लेंट करते हैं कि उनका मोबाइल भर जाता है। ख़ास तौर से जो उम्रदराज लोग हैं इसकी ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि उन्होंने किस तरह से मोबाइल चलाना तो सीखा है, लेकिन अब वो मोबाइल भर जाता है, उसके साथ जो हैंग होता है, प्रॉब्लम्स आती है, उससे निपटने में उनको काफ़ी दिक्कतें महसूस होती हैं। उपयुक्तता, उस मैसेज की आपके लिए कोई यूज़ भी है कि नहीं। जैसे मैं आपको ये वीडियो पे इन्फॉर्मेशन दूँ, इसकी उपयुक्तता है, आपको एग्ज़ाम पास करना है, नौकरी लगानी है। अदरवाइज ये आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा, तो आप इसको देखेंगे भी नहीं, और एक बार नौकरी लग गई तो हो सकता है फिर ना देखें। हालांकि ये बहुत गलत तरीका होता है। ज़्यादातर लोगों की सोच होती है कि एक बार नौकरी लग जाए और उसके बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसी कारण से प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी ये सोच होगी तो आप कभी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा सोच रखिए कि आप जिस फील्ड में जाने, मान लिया आप टीचर बन रहे हैं, तो आपको तो हमेशा ज़िंदगी भर याद करना है, तभी तो आप स्टूडेंट्स के एक बेहतर टीचर बनेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा टीचर स्टूडेंट्स को हमेशा याद होता है, भले ही वो टीचर की उस वक्त बदनामी कर दें या कुछ बुरा बोल दें, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 25-26 साल का हो जाता है, और उसको दुनियादारी समझ में आने लगती है, उस वक्त उसको पता चल जाता है कि कौन सा टीचर उसके लिए भला चाहता था, और उसको वो दिल से याद रखता है। टीचर एक बहुत बड़ी रेपुटेबल जॉब है, इंडिया में नहीं मानी जाती, लेकिन मेरा मानना है कि टीचर एक बहुत बड़ी रेपुटेबल जॉब होती है, क्योंकि किसी भी और इंसान, किसी भी और व्यक्ति का, किसी भी और अधिकारी कर्मचारी का इंसान की ज़िंदगी में हो सकता है पूरी ज़िंदगी असर ना रहे, लेकिन टीचर का हमेशा रहता है, और एक अच्छा टीचर हमेशा याद किया जाता है। जब सभी 4 तत्व एक दूसरे का अनुक्रम, प्रासंगिकता, उपयुक्तता इत्यादि के अनुसार समन्वित होंगे, एक सिंक होंगे, SYNC,
सिंक में होंगे, यानी ये चारों चीज़ें मैच करेंगी, अनुक्रम में मैच करके प्रासंगिकता उपयुक्तता, तभी जो सूचना है या संचार है, सूचना का संचार है वो प्रभावी होगा। अब बात कर लेते हैं प्रौद्योगिकी। हमने दो चीज़ों की बात कर ली, सूचना और संचार की। सूचना क्या थी? किसी भी आंकड़ों का संदर्भित यानी एक मीनिंगफुल वे में आपको समझाने के तौर पे अगर उन आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाए तो वो सूचना कहलाती है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझाई जा सकें, डैट इज़ इन्फॉर्मेशन। संचार हमने देख ही लिया, व्हाट्सएप, मोबाइल कम्युनिकेशन, बोलना, इशारे, ये सब संचार माध्यम है और मौखिक और गैर मौखिक दोनों हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी क्या है? टेक्नोलॉजी क्या है? डिवाइसेस, जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं ना, वो सब। प्रौद्योगिकी से तात्पर्य विधियाँ, कोई भी ऐसी विधि, जैसे आजकल आपने सुना होगा 5G स्पेक्ट्रम, 4G, 3G, 2G तो खैर आप अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन आजकल 5G सुन रहे होंगे। तो विधियाँ क्या है? वो स्पेक्ट्रम, जो वेवलेंथ्स होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे यूँ कह लीजिए हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है और हमारे वायुमंडल में एक तरह से एग्जिस्ट करती है, तो वो उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजना विधियाँ कहलाती हैं। कोई भी प्रणाली, इसके लिए आप सैटेलाइट सिस्टम यूज़ करते हैं या रेडियो सिस्टम यूज़ करते हैं। जो आपने ये घरों पर टावर देखे ना, ये प्रणालियाँ हैं, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको भेजी जा रही है। बहुत से लोग जो 24-25 साल के होंगे वो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जिनकी उम्र 30-32 के ऊपर हुई वो अच्छे से समझते होंगे, और गांव देहात में तो हो सकता है आज भी इस्तेमाल होता हो, कि बहुत पहले के एंटीना यूज़ होता था। आज भी खैर ये एंटीना यूज़ होता है, जैसे वीडियोकॉन का DTH बॉक्स, डेस्ट, और ये जो है ना दूसरे डिश TV वगैरह के बॉक्स यूज़ होते हैं। और बहुत पहले जो एंटीना प्रणाली यूज़ होती थी, वो एंटीना खैर आजकल तो दिखाई नहीं देते, हो सकता है गाँव वगैरह में हो, तो उसको पहले सेट करना पड़ता था। तो उसको जब सेट करते थे और उसको एक खास एंगल पे, एक खास डायरेक्शन में सेट करेंगे तो ही आपका टीवी पे सिग्नल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये बड़ी हेडेक होती थी, एक आदमी ऊपर खड़े होकर इस तरह से सेट करता रहता था। अगर आपने एक मूवी देखी हो, मिल्खा सिंह वाली जो मूवी, उसमें है जब मिल्खा सिंह दौड़ता है तो घर पे लोग जो है टीवी का एंटीना सेट कर रहे होते कि वो, ताकि सिग्नल पकड़ सके। तो ये सारी प्रणालियाँ, उपकरण, जो भी आप उपकरण कुछ भी, जैसे अभी मोबाइल ले लीजिए और जो टावर है, ये सब उपकरण है। टावर पे आपने देखोगे बड़े बड़े बॉक्स से लगे होते हैं जिनसे आपके मोबाइल कनेक्शन, जो मोबाइल में सिग्नल है वो आते हैं। उपकरण जो वैज्ञानिक ज्ञान और अनुसंधानों का परिणाम है। ये सब कुछ जितने उपकरण हैं सब वैज्ञानिक ज्ञान और अनुसंधान जो रिसर्च हुई है उसी से बने। एक दिन का काम नहीं है, लगभग 100, 150, 200, 300 साल का इतिहास है, या बनाए गए हैं जिसका उपयोग व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो ये सब प्रौद्योगिकी है। इसका मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सूचना का आप संचार यानी कम्युनिकेशन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का या टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का, और इन्फॉर्मेशन के निर्माण के या सूचना के निर्माण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, आपने कोई म्यूज़ियम घूमने गए या कहीं दूसरे शहर घूमने गए, किसी पहाड़ी इलाके पे गए, तो आपने क्या वहाँ का फ़ोटो क्लिक कर लिया। फ़ोटो क्लिक करते कि आपने एक सूचना बना ली। जो फ़ोटो आपने क्लिक किया है कैमरे की मदद से या मोबाइल की मदद से, उससे आपने क्या करा, एक सूचना बना ली। अब उसको आप अपने दोस्त को दिखा सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, किसी और ऐप पे वगैरह भेज दीजिए। जैसे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, किसी और ऐप पे भेज दीजिए, स्काइप पे भेज दीजिए, फेसबुक पे भेज दीजिए, आप उसको लाइव भी दिखा सकते हैं फेसबुक पे। तो ये सब तरीके प्रौद्योगिकी के थ्रू सूचना के निर्माण और संचार के। अब आगे की डेफिनेशन दी हुई है, यूनेस्को 2007 की डेफिनेशन है, ये इंग्लिश में मैंने NCERT से ली है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसको ऐसे कैसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है ये पूछा जाए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT शब्द में प्रौद्योगिकी के विभिन्न रूप शामिल है जिनका सूचना को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाने, स्टोर, प्रोसेस, ट्रांसमिट, शेयर, एक्सचेंज या प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसका ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाना, उसको स्टोर करना यानी कहीं रखना, चाहे अपने मोबाइल में या किसी अलग से हार्ड ड्राइव में या किसी फ्लॉपी में। आजकल खैर फ्लॉपी तो यूज़ होती नहीं है, या डिजिटल लॉकर में। जैसे डिजिटल लॉकर क्या है, एक स्टोर करने का, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को यानी सूचना को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में स्टोर करने का तरीका ही है। प्रोसेस करना, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करना, शेयर करना, एक्सचेंज करना, प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। सूचना में जो और इम्पोर्टेंट है, ऐसे विषय जो सूचना के निर्माण और संचार से संबंधित है को ICT कहा जाता है। यानी ICT क्या है, मतलब एक सब्जेक्ट के तौर पर बात करें, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, जिसमें ऐसा कोई भी विषय जिसमें सूचना के निर्माण और संचार से संबंधित पढ़ाया जाता है या इस पर रिसर्च की जाती है, वो ICT है। रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिका आदि लोकप्रिय प्रौद्योगिकियाँ हैं
प्रौद्योगिकियाँ हैं और संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये प्रौद्योगिकी जो है ये अब खैर काफ़ी पुरानी हुई, या कह सकते हैं इनका स्वरूप बदल गया। पहले रेडियो एनालॉग होता था जिस पे आप सिग्नल लगाते थे। आजकल ऑनलाइन आप मोबाइल पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और लैपटॉप पे सुन सकते हैं, टीवी पे कर सकते हैं। आजकल अब आप इंटरनेट की मदद से टीवी देख सकते हैं। अब आपको किसी डिश एंटीना वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। टेलीविज़न काफ़ी बदल गया। तो सब क्रांति आ चुकी है। प्रिंट मीडिया, पहले आप ये खबरें अगर आपको जैसे ये नोट पढ़ने हैं तो आपको कई बुक लेनी पड़ेगी, फिर आपको ये पढ़ सकते थे। अब प्रिंट मीडिया में जो आप प्रिंटेड चीज़ ही रहे, लेकिन अब आप अपने मोबाइल के थ्रू इसको पढ़ रहे हैं। तो ये प्रिंट मीडिया का स्वरूप भी काफ़ी बदल गया है। मुझे याद है 2010 में जब कभी सिलेबस समझना होता था, सिलेबस के लिए एक अलग से बुकलेट्स आती थी जो बाज़ार में मिलती थी। यूपीएससी का सिलेबस, आरएस का सिलेबस, उस सिलेबस को देख के पहचानते थे, अच्छा ये सिलेबस में है। कहीं और कहीं इन्फॉर्मेशन तो कहीं अवेलेबल हुआ है, मतलब उस वक्त तक इन्फॉर्मेशन कभी भी कहीं अवेलेबल नहीं हुआ करती थी सिवाय बुक्स के। तो प्रिंट मीडिया बहुत बदल गया है। अब आपको सिर्फ यूट्यूब पर डालना और सारा सिलेबस आ जाएगा। जैसे कल आपने देखा रीड का सिलेबस उसकी वेबसाइट पे आने से पहले यूट्यूब पे आ गया। किंतु सूचना क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे एनालॉग टीवी की जगह अब डिजिटल टीवी ले लिए। आईसीटी का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन जो है, अब सूचना संचार माध्यमों का हम जो इस्तेमाल करते हैं शिक्षण के लिए, सीखने के लिए, मूल्यांकन के लिए। जैसे शिक्षण टीचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब बोर्ड का इस्तेमाल होता है, मैं यहाँ पर ये कर्सर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीपीटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये आप लर्न करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप नोट डाउन कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। या आप मान लीजिए किसी वेबसाइट को चेक करते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। असेसमेंट के लिए अगर आप मान लीजिए, असेसमेंट भी ऑनलाइन हो सकता है। अगर पहले की बात की जाए, जैसे कभी भी ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे तो 4-5 महीने या 6 महीने बाद ही रिजल्ट आता था, क्योंकि उसको मैनुअली चेक किया जाता था। इतने एडवांस सिस्टम नहीं थे। अब तो चाहे तो 2 हफ्ते बाद ही रिजल्ट निकाल दें। ऑब्जेक्टिव सिस्टम अब इतना एडवांस हो चुका है, सिर्फ आपको कॉपी डालो और जो मशीन है वो प्रिंटेड बता देगी कितने आपने सही करें, कितने गलत करें। एक प्रोग्राम उसके अंदर डाला जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ के बता देती है। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन खासतौर से आप 2020 के दौरान देख सकते हैं, जब कोरोना आ गया था तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिजिटल माध्यमों से मिल रही थी, यानी टेलीविज़न के थ्रू ही पढ़ाए जा रहे थे। और इसके कारण ही बहुत ज़्यादा बड़ा रेवोल्यूशन आया। फिर है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये आईसीटी की मदद से ही हो रहा है। असल में क्या है कि जैसे दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ ने ये माना है कि एजुकेशन कुछ फ्रीली अवेलेबल भी होनी चाहिए। सब कुछ तो नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें फ्री कर रखी है, जो कि एक नॉर्मल लेवल पर पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा बेहतर है। अब आप मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी यूएसए का जो दुनिया का सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ के कोर्सेज़ को फ्री में ऑनलाइन जयपुर में बैठ के पढ़ सकते हैं। आपको उसके लिए यूएसए नहीं जाना पड़ेगा। पहले उस काम के लिए सिर्फ यूएसए जाए बिना काम ही नहीं चलता था। तो ऐसे ही है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इंडिया में कहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ बैठे हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। लेकिन मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ये बेसिकली कोर्सेज है। जैसे किसी को ग्रेजुएशन करनी हो, किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करनी हो, किसी को किसी फील्ड के बारे में रिसर्च करनी हो, तो उसके संबंधित जितने भी टॉपिक बुक्स वगैरह है वो सारे फ्रीली अवेलेबल करा रही है दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। ई गवर्नेंस का मतलब ई शासन है। ई गवर्नेंस का मतलब सिंपल है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल लोगों को सूचना देने में, लोगों से सूचना लेने में, बिजनेस को बढ़ावा देने में, लोगों से बात करने में, नागरिक सेवा देने में, व्यावसायिक उद्यमों के साथ बातचीत, सरकार के विभिन्न एजेंसियों के बीच संचार और सूचना को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसको ई गवर्नेंस बोलते हैं। इस डेफिनेशन को ऐसे कैसे पूछ लीजिएगा, इस पर जरूर क्वेश्चन आता है। मैंने जहाँ तक एग्जाम्स में ही देखा है, क्योंकि इसमें थोड़ा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि ई गवर्नेंस क्या होता है। तो हमारा पहला टॉपिक है, उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हो, प्लस आपको बेटर से बेटर स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करा सकें, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर सकें और आपकी नौकरी लग सके। थैंक यू।